Morning students. So we have start our today's class in the subject of geography. In previous class we learned the chapter primary sector. I hope you all are very well understand about the chapter. And in previous class we finished our topic plantation agriculture. Now we have start our today's next topic, which is extensive commercial grain cultivation. So students, we have start the topic. And in this topic we must be look about commercial grain cultivation, which is especially practiced in the interior parts of semi arid lands of the mid latitude areas, यानी कि भूमध्य जो एरिया है हमारा वहाँ पे, और जो सेमी अराइड एरियाज़ हैं उन जगहों पे किस प्रकार की खेती की जाती है। वर्ल्ड मैप पे आप ये देखिएगा कि कौन कौन से वो स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स हैं, कौन से कंट्रीज़ हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन कंट्रीज़ को याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चंस मैप में भी पूछे जाते हैं कि इन एरियाज़ को आप पहचानें। तो इस हिसाब से आप जिन जिन एरियाज़ को मैं बताता जाऊंगा आप उसको मैप में भी ध्यान दिए रहिएगा। तो स्पेशली यहाँ पे जो क्रॉप्स पैदा किए जाते हैं वो हैं वीट है। वीट एक प्रिंसिपल क्रॉप है यहाँ का, और उसके अलावा कॉर्न, बार्ले, ओट्स, रे, ये सब भी यहाँ पे पैदा किए जाते हैं। इनके जो फॉर्म्स के लैंड साइज़ हैं ये काफ़ी बड़े होते हैं, और टेक्निक्स, मशीन्स इनका यूज़ होता है, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत हाई होता है, जाहिर सी बात है। और ये एरियाज़ आप देखिएगा कि कौन कौन से एरियाज़ है। देखिए वर्ल्ड मैप यहाँ पे वर्ल्ड मैप में ये सिनेरियो दिया हुआ है। तो सेंट्रल एशियाइज एंड ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़, कुछ नॉर्थ अमेरिकन और कनाडा में भी कुछ देश ऐसे हैं, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में जो एरियाज़ है वहाँ पे भी ये खेती की जाती है। और उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है वह मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग में आप देखिए तो ये जो काफ़ी डेवलप्ड एरियाज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे, उन जगहों पे ये खेती की जाती है। जैसे एग्जांपल में वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न अमेरिकन एंड ईस्ट वेस्टर्न अमेरिकन का जो ईस्ट एरिया है वो यूरेशिया का जो पार्ट है, यूरेशिया मतलब कि यूरोप और एशिया का मिक्स पार्ट को यूरेशिया कहते हैं। और साउथ कॉन्टिनेंट्स के कुछ एरियाज़ हैं टेम्परेट लैटिट्यूड के जो एरियाज़ है जो समशीतोष्ण कहते हैं हिंदी में, टेम्परेट लैटिट्यूड, उन एरियाज़ में। और इनके जो फार्म साइज़ होते हैं वो मीडियम साइज़ के होते हैं, और इसमें जो कौन सी जो मुख्य फसल बोई जाती हैं वो स्पेशली वीट, बार्ले, ओट्स, राई, मेज़, फूडर क्रॉप्स एंड रूट क्रॉप्स भी हैं। और फूडर क्रॉप्स जो होते हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंटली इस रीजन्स में जो बोए जाते हैं, क्योंकि जो पशु होते हैं उनके लिए जो चारे का प्रबंध होता है उनके लिए भी ये चारा का प्रबंध किया जाता है इस क्रॉप्स के माध्यम से। कौन कौन से स्पेशली पशु होते हैं? कैटल्स, जिसमें भेड़, सुअर, पिग जिसे कहते हैं, और शिप्स, पिग्स, कैटल्स ये हैं। और ये भी बड़े इम्पॉर्टेंट इनकम के स्रोत होते हैं यहाँ पे जो खेती की जाती है और जो पशुपालन किया जाता है, तो इनके इनकम के बहुत बड़े स्रोत होते हैं ये। और यहाँ पे भी जो एग्रीकल्चर मशीन्स हैं वो काफ़ी हाईली टेक्निक्स से भरे पड़े होते हैं, और फर्टिलाइज़र्स भी यूज़ किए जाते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र और ग्रीन फर्टिलाइज़र्स का यूज किया जाता है यहाँ पे। तो इन फैक्ट्स को आप याद रखिएगा। ये दिखने में तो बड़ा शॉर्ट है, बड़ा फैक्टेबल है, लेकिन आपको करना क्या होगा कि इनको बहुत ही डिवाइड करके, यानी कि किस एरिया में किस प्रकार की खेती की जाती है, कितने बड़े लैंड फॉर्म्स हैं, और उसके अलावा टेक्निक्स कैसे हैं, वहाँ पे कौन कौन से मेन क्रॉप्स हैं, फूडर क्रॉप्स हैं, कैटल्स कौन कौन से हैं, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग, दुग्ध उत्पादन। और आप जानते हैं भारत डेयरी फार्मिंग में काफ़ी अच्छे पोजीशन पे है, और जो ऐसे पशु जो दूध देते हैं इनका पालन पोषण यहाँ पे किया जाता है। और चूँकि एक लिविंग थिंग्स होते हैं ये जानवर जो होते हैं, तो इनके ऊपर ध्यान भी ज़्यादा दिया जाता है, इसकी वजह से यहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है इनके लिए। ये जो एनिमल्स होते हैं
शेड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़ इनके लिए, फूडर क्रॉप्स, फीडिंग मशीन्स जिससे दूध निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें अवेलेबल करनी पड़ती है, यानी कि हाईली टेक्निक का यूज़ होता है यहाँ पे। और फिर कैपिटल इसके लिए ज़्यादा चाहिए ही। अब जैसे आपके यहाँ, हम लोग के यहाँ जैसे भारत में होता है, अगर लोकल लेवल पे देखा जाए तो जो दूध देने वाले मुख्य पशु होते हैं गाय, भैंस, बकरी, तो बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे यंत्रों का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब आप एक सिस्टमेटिक फार्मिंग में देखेंगे, डेयरी फार्मिंग में देखेंगे, तो जैसे गुजरात में आप देख लीजिए, गुजरात में पूरी तरीके से टेक्निकल फार्मिंग की जाती है, डेयरी फार्मिंग की जाती है, मशीनों के द्वारा दूध निकाला जाता है। तो एक तो उसमें फ़ायदा ये रहता है कि पशु भी ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते, क्योंकि उनके जो शेड्स वगैरह होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और एयर कंडीशंस बहुत सारे शेड्स होते हैं, और उसके साथ साथ हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के देख रेख में ये सारी चीज़ें की जाती हैं। उनका खाना पीना भी बहुत साइंटिफिक तरीके से किया जाता है, जिससे दूध उत्पादन बढ़ता है, इनकम का स्रोत बढ़ता है। और स्पेशली ये काम जो होता है वो सिटीज़ एरियाज और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के नज़दीक किया जाता है, ताकि जहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, तो ताज़ा ही इनको जल्दी से पहुँचा दिया जाए। और आप देखिए तो इस समय का जो ट्रांसपोर्टेशन है काफ़ी, जहाँ जहाँ ये खेतियाँ होती हैं काफ़ी विकसित हो चुकी हैं। इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स जल्दी शहर में पहुँच जाते हैं, कंज्यूम कर लिए जाते हैं। तो ये हमारी डेयरी फार्मिंग हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक मेडिटेरियन एग्रीकल्चर, भूमध्य सागरीय कृषि। और ये यहाँ पे स्पेशली स्पेशलाइज्ड कमर्शियल एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है, खेती की जाती है। तो एक विशिष्ट प्रकार की कृषि होती है। एरियाज़ यहाँ के हैं जो भूमध्य सागर से नज़दीक होते हैं, जैसे दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया, अटलांटिक तट तक फैला एरिया जो होता है। उसके बाद साउथ कैलिफोर्निया, सेंट्रल चिली, दक्षिण साउथ अफ्रीका का साउथ ईस्ट पार्ट जो होता है, और ऑस्ट्रेलिया का साउथ और साउथ ईस्ट पार्ट। तो इन जगहों पे ये खेती की जाती है। कमर्शियल एग्रीकल्चर होते हैं यहाँ पे। और साइट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, यहाँ से सप्लाई ज़्यादा होती है खट्टे फलों की, जिसमें अंगूर की खेती बड़ी ही विस्तृत तरीके से की जाती है। अंगूर का उत्पादन, जो फ्रेश अंगूर होते हैं उससे वाइन बनाए जाते हैं, और जो फिर उससे थोड़ा सा डाउन क्वालिटी के जो अंगूर होते हैं उससे किशमिश जिसे कहते हैं, किशमिश बनाई जाती है। और विटीकल्चर इसे कहते हैं, ये ग्रेप कल्टीवेशन को, ये याद रखिएगा कि ग्रेप कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। तो इस तरीके से ग्रेप्स की खेती की जाती है, और ये वाइन का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उसके बाद जो सेकेंडरी ग्रेप्स होते हैं, किशमिश अंगूर होते हैं, यानी कि जो हाई क्वालिटी से थोड़ा डाउन होते हैं, उनसे उनको सुखा करके किशमिश और मुनक्का बनाया जाता है। अंजीर और जैतून भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और अंजीर जैतून को ऑलिव एंड फिग्स कहते हैं, किशमिश को रेंस और मुनक्के को करंट्स कहते हैं। तो आप उसमें आई होप मुझे पता होगा, आपको ये पता होगा, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ जो कि इनको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो ये प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमको मिलते हैं, ऑलिव्स वगैरह। देखिए कोल्ड रीजन में, यानी जब शीत ऋतु होती है यूरोप में, तो वहाँ पे ये एक तरीके से तो यहाँ यानी कि यूरोप और अमेरिका में जब बहुत ज़्यादा ठंड होता है तो सब्जियों का मांग यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है, और तब इसी क्षेत्र से यहाँ पे इसकी आपूर्ति की जाती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है मार्केट गार्डनिंग एंड हार्टिकल्चर, यानी इसे सब्जियों वाली खेती, हार्टिकल्चर को सब्जी की खेती कहते हैं। मार्केट गार्डनिंग मतलब कि गार्डन एग्रीकल्चर इसे कहते हैं, उद्यान बगीचे का टाइप का जो खेती होती है उसे। तो यहाँ पे स्पेशली आप देखिए तो सब्जियों का ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, फ्रूट्स का उत्पादन किया जाता है, फ्लावर्स के उत्पादन किए जाते हैं,
जिनकी डिमांड स्पेशली सिटीज़ एरिया में ज़्यादा होती है। इनका आकार जो होता है बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा होता है। और चूँकि ये सब प्रोडक्ट्स भी जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो इन जगहों पे ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो अच्छा होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट्स जल्दी पहुंच सकें। काफ़ी लागत भी इन खेतियों में लगती है क्योंकि कैपिटल ज़्यादा चाहिए, उसके साथ साथ सिंचाई की आवश्यकता, फर्टिलाइज़र्स की आवश्यकता, बीज बहुत अच्छे चाहिए। तो इस तरीके से सारी चीज़ों ये लागत काफ़ी इसमें लग जाती है। प्लस प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, तो रिस्क भी रहता है इस खेतियों में। अब ये एक जो खेती होती है वो स्पेशली नॉर्थ वेस्ट यूरोप और इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्ट यूरोप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट मेडिटेरियन एरियाज़ के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में ये खेती होती है। और उसके बाद नीदरलैंड जो कंट्री है वहाँ पे फ्लावर का उत्पादन ज़्यादा होता है, फ्लोरिकल्चर, क्योंकि स्पेशली नीदरलैंड में ट्यूलिप के जो फ्लावर्स होते हैं उनका ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि यूरोप वगैरह में इसकी मांग काफ़ी होती है। अब देखिए इसमें एक टर्म दिया है ट्रक फार्मिंग। ये ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे जो किसान यानी कि जो फार्मर होते हैं केवल सब्जियों का उत्पादन करते हैं, तो इस उत्पादन प्रक्रिया को ट्रक फार्मिंग कहते हैं। और कारण इसके पीछे होता है कि ये ऐसी जगह पे फार्म्स होते हैं जहाँ पे एक रात में ही प्रोडक्ट्स को शहरों में पहुँचा दिया जाए, तो इसे ट्रक फार्मिंग का नाम दिया जाता है। पश्चिम यूरोप यानी कि वेस्ट यूरोप, नॉर्थ अमेरिका के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, यहाँ पे एक तरीके से उद्यान कृषि से हम फैक्ट्री फार्मिंग भी कहते हैं। उद्यान कृषि, फैक्ट्री फार्मिंग यानी कि कारखाना कृषि, और इसमें स्पेशली कैटल एनिमल्स को पाला जाता है, यानी एनिमल फार्मिंग टाइप का कुछ होता है, जैसे गाय बैल हो गए। और इसके साथ साथ जैसा हमने डेयरी फार्मिंग में पढ़ा, तो उसी तरीके से कुछ ऐसा फैक्ट्री फार्मिंग में किया जाता है, जिन्हें एक स्पेशल कह सकते हैं कि बाड़ा टाइप, या कह सकते हैं एक शेड्स बना करके इन्हें रखा जाता है। उस शेड्स में इन्हें बाकायदे मेडिकल सुपरविज़न में रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा बीमारियां ना हो, और जब बीमारियां नहीं होंगी तो प्रोडक्ट्स इनके ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे। इस तरीके से एक पूरे साइंटिफिक तरीके से इन्हें रख करके टेक्निक के माध्यम से, मशीन्स के माध्यम से, और एक मेंटेन हीट बैलेंस करके इनसे प्रोडक्ट्स लिया जाता है। तो ये हमारा फैक्ट्री फार्मिंग हुआ।